नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और लेटेस्ट खबरों से आप रूबरू होते रहें। तो मित्रों, 15 अप्रैल से शुरू होकर के और 19 अप्रैल तक चलने वाली इस सप्ताह में कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकती हैं, या यूँ कहें कि बाजार को ऊपर ले जा सकती हैं और नीचे धकेल भी सकती हैं। उन सभी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के बीच मार्केट का सेंटिमेंट इस सप्ताह कैसे रहने वाला है, उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले अगर मार्केट की इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह एक हॉलीडेज है वो आपको बीच में आते हुए देखने को मिलेगा। 17 जो अप्रैल है वो रामनवमी के उपलक्ष्य में मार्केट का हॉलीडेज रहेगा। सो इस सप्ताह है वो 4 दिन है वो मार्केट है वो रन करते हुए देखने को मिलेगा। और जियो पॉलिटिकल टेंशंस के बीच ये सप्ताह है वो काफ़ी उठा पटक है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि इंडेक्स है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले देखिए तो निफ्टी का जो संकेत है वो शुक्रवार के सेशन में भी करीबन वो 230 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है वो यहाँ देखने को मिली है। और ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस और जो यूएस फेड के द्वारा रेट कट करने का जो अंदेशा है उसका टाइम पीरियड बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ अनुमानों के बीच मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी कमजोर नजर आ रहा है। और शुक्रवार की सेशन 12 और 13 अप्रैल का जो सप्ताह है, 12 और 13 अप्रैल के डे में दुनिया के जितने भी मार्केट्स हैं, चाहे अपन अमेरिका की मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, इंडियन मार्केट्स की बात करें, जापान, जर्मनी, तो इन दुनिया के जो सभी मार्केट्स थे उनमें है वो एक सेंटिमेंट है वो काफ़ी लूज होते हुए देखने को मिले हैं। और जिस तरह की जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो वैश्विक दृष्टि से देखने को मिली है। तो इस टेंशन के बीच में ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं सकता है वो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करेंगे, जो तो उन सभी घटनाओं का सिलसिलेवार अपन इस वीडियो में कर लेते हैं। तो आने वाली कौन सी बड़ी घटनाएं हैं वो मार्केट को प्रभावित करेंगी, तो अपकमिंग जो इवेंट्स है इस सप्ताह के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करें तो दुनिया में और बड़ी जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस है वो देखने को मिल रही है। और जियो पॉलिटिकल टेंशंस के बीच मार्केट का सेंटिमेंट है वो काफ़ी लूज देखने को मिल सकता है। जियो पॉलिटिकल टेंशंस की बात करें तो उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध भी देखने को मिला, उसके बाद में इजराइल हमास का जो युद्ध था वो भी देखने को मिला। और अब लेटेस्ट जो टेंशंस मार्केट में देखने को मिल रही है, इजराइल और ईरान का जो युद्ध है उसकी स्थिति भी है वो देखने को मिल रही है। कल तक केवल 48 घंटों का जो वाल जर्नलिस्ट अमेरिका के जो प्रमुख जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी ये छपा था जर्नल स्ट्रीट में कि 48 घंटों के दौरान और वहाँ अटैक ईरान है वो इजराइल पर अटैक कर सकता है। उसी के मद्देनजर है वो अटैक कोई बड़ी लेवल पर तो नहीं हुआ, लेकिन एक शुरुआती अटैक का वो देखने को मिला है। और ईरान ने और इजराइल के ऊपर है वो ड्रोन से हमले किए हैं। तो वो ड्रोन अटैक के रूप में एक यहाँ शुरुआती अटैक देखने को मिला है, जिससे दोनों देशों के बीच एक बड़ा टेंशन है वो पैदा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस टेंशन के बीच मार्केट का सेंटिमेंट तो लूज होना ही है। तो उन सब की बात करें तो लेटेस्ट न्यूज़ भी मार्केट में आते हुए देखने को मिला है कि इजराइल और ईरान रूस युद्ध के बीच में और कुछ अगर अन्य देशों की बात करें तो वो भी अगर इस युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो एक बड़ी टेंशन है वो दुनिया के लिए हो सकती है। ऑलरेडी यूएसए और बात करें यूएसए और यूके, तो यूएसए और यूके भी अलग अलग तरीके से है वो इजराइल के पक्ष में अपनी बात है वो कह चुके हैं। और युद्ध की एक युद्ध का जो शुरुआती दौर है वो शुरू हो चुका है। और करीबन ईरान ने 300 ड्रोन्स के माध्यम से है वो गाजा पट्टी पर है वो इजराइल में हमला किया है। तो इसके चलते वो टेंशन मार्केट में है वो क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। और ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक्स है वो यहाँ इजराइल पर होते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि इजराइल ने कहा कि उन्होंने सभी जो ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक्स है उनको इंटरसेप्ट कर लिया है। तो इस तरह का भी इजराइल के द्वारा वो एंटी वार की स्थिति अभी देखने को नहीं मिली है, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट को खराब करने के लिए सिर्फ एक घोषणा ही काफ़ी होती है। और अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो मार्केट में बड़ा पैनिक का माहौल भी है वो देखने को मिल सकता है। तो मैं अभी लेटेस्ट है वो न्यूज़ भी मार्केट में देखने को मिल रही है कि ईरान है वो ड्रोन के माध्यम से और मिसाइल्स अटैक्स है वो इजराइल पर है वो कर रहा है। तो अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है और क्या कुछ नई चीज़ें क्या निकल कर आती हैं, युद्ध आगे कितना लंबा खिंच सकता है या सिर्फ एक ड्रोन अटैक ही रहकर ये रह जाएगा, तो ये सभी अनिश्चितताएं जो मार्केट के सामने है वो मार्केट के सेंटिमेंट को काफ़ी है वो खराब करेंगी। और युद्ध की जो ये स्थिति मार्केट के सामने है वो मार्केट को एक अनिश्चितता वाला माहौल पसंद नहीं है कि युद्ध हो, लेकिन उससे किस तरह की अनिश्चितताएं होंगी, तो वो एक अनिश्चितताएं हैं वो किसी भी मार्केट को पसंद नहीं होती है। तो जो टेंशंस हैं वो इससे कई चीज़ें हैं वो बदलती हुई दुनिया में काफ़ी तेज़ी से स्थितियाँ बदलेंगी। और युद्ध की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाला है तो वो क्रूड ऑयल है वो उसमें देखने को मिल रहा है। और क्रूड ऑयल में आग लगते हुए देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल की प्राइस में बहुत जल्दी स्पाइक होने वाली है और तेज़ी से अगर इसका इफेक्ट अपन देखेंगे तो 12 अप्रैल के सेशन में भी देखने को मिला था। WTI की बात करें, ब्रेंट की बात करें तो $90 तक है वो क्रूड ऑयल है वो जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऑयल बेस्ड जितनी भी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस हैं बहुत जल्दी वो तेज़ी से बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। और खाड़ी जो देश हैं उनमें ईरान इजराइल की बात करें या ईरान, तो इन सभी स्थितियों के बीच है वो तेल की कीमतें कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। और एक अनुमान ये लगा गया है कि अगर जंग है वो छिड़ जाती है और शुरुआत हो भी गई है उसकी, तो और अगर ये लंबी खिंच जाती है तो तेल की जो कीमतें हैं वो $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। और यदि ऐसा होता है तो भारत के लिए इसका एक बड़ा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि भारत एक शुद्ध तेल इंपोर्टर है। भारत है वो हमेशा से तेल इंपोर्टर रहा है और इससे कीमतों में बढ़ोतरी की गुंजाइश बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। और इससे देश का राजकोषीय जो घाटा है और महंगाई है वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो इससे तनाव में जो टेंशन होंगी और युद्ध की स्थितियाँ हैं वो काफ़ी लंबी खिंच जाए तो उससे है वो वैश्विक जो बाजार हैं इक्विटी बाजारों में एक पैनिक सेलिंग है वो देखने को मिल सकती है और बाजारों में एक अस्थिरता का माहौल हो सकता है। हालांकि अभी जो
शुरुआती स्थिति है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी पैनिक का माहौल की बजाय उसमें कुछ संतुलन वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि अभी एक शुरुआती स्थिति यहाँ देखने को मिली है और इजराइल की तरफ से है वो कोई री-अटैक है वो नहीं किया गया है। लेकिन इस जो युद्ध वाली जो स्थिति हुई है, इससे एक तो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो जल्दी से तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही इसमें डॉलर में भी है वो तेज़ी देखने को मिल रही है, मिलेगी, जिससे है वो रुपये की स्थिति है वो तेज़ी से बदलेगी और जो दुनिया के अन्य जो करेंसीज हैं वो काफ़ी तेज़ी से घटेंगी और रुपये की जो स्थिति है वो भी घटेगी। तो इंडियन जो करेंसी है उस पर भी स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में भी है वो लगातार वो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसका युद्ध की जो शुरुआती घोषणा यहाँ देखने को मिली थी कि 48 घंटे के अंदर वो ईरान युद्ध कर इजराइल पर हमला कर सकता है। तो उसके मद्देनजर 12 और 13 अप्रैल को ही डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और क्रूड ऑयल में है वो तेज़ी देखने को मिली थी। उसी के चलते अगर देखें तो जब इक्विटी बाज़ारों पर जब खतरा मंडराने लगता है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेज और गोल्ड की जो प्राइसेज हैं वो तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलती हैं और अब गोल्ड में भी गोल्ड की जो कीमतें हैं वो भी लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इन तीनों चीज़ों पर निगाह रखें। साथ ही इसमें बॉन्ड यील्ड भी है वो भी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और एक अनुमान ये बताया जा रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव अगर बढ़ता है तो उससे कीमतें हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार पकड़ सकती हैं। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड है वो $3000 प्रति औंस तक वो जा सकता है और गोल्ड में लगातार तेज़ी है वो नई रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये कुछ स्थितियाँ जो हैं वो युद्ध के कारण वो तेज़ी से बदलेंगी और इसका दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं उन पर बड़ा इफेक्ट होने वाला है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी है वो भी अच्छी नहीं रह सकती। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इसमें मिडिल ईस्ट की ईरान इजराइल जो युद्ध की स्थिति अगर लंबी खिंच जाती है तो इससे भारत की एक बड़ी चिंता भारत को हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों से और भारत के जो हित हैं काफ़ी जो हित है वो जुड़े हुए हैं। इसमें दोनों ही देशों से काफ़ी व्यापार और इन्वेस्टमेंट है, निवेश है वो इंडियन कंपनियों का वहाँ देखने को मिलता है। तो भारत की जो कारोबार है वो ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छी मौजूदगी है और आर्थिक गतिविधियों में भी इंडिया का वहाँ काफ़ी योगदान है। तो द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा वो देते हैं। तो ईरान के साथ भी भारत का आर्थिक जुड़ाव है, व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास संबंधी विविध क्षेत्रों तक फैला हुआ है और डिफेंस और टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर हैं उनमें इजराइल के साथ भारत की बढ़ती जो साझेदारी और जटिलता है वो काफ़ी इसे बढ़ा देती है। तो इस बीच है वो भारत है वो एक पेसो वाली स्थिति में आ सकता है कि युद्ध अगर लंबा कसता है तो तेल की कीमतें बढ़ने से देश में है वो रुपया लगातार कमजोर होगा, महंगाई काफ़ी बढ़ करके आ सकती है। तो इन सभी चिंताओं के बीच मार्केट में एक पैनिक सेलिंग हो सकती है। और यदि 13 अप्रैल की भी अगर अपन देखेंगे, जैसे ही न्यूयॉर्क जो जनरल में ईरान के द्वारा युद्ध अटैक की जो सूचना न्यूज़ देखने को मिली थी, उसी के साथ ही वो डॉलर इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली थी और रुपया करीबन वो 32 पैसे यहाँ कमजोर देखने को मिला था। तो इससे इंडियन करेंसी पर वो काफ़ी दबाव देखने को मिलेगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी की जो सभी जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से बदलती हुई देखने को मिल सकती हैं और इससे बाजार में है वो एक काफ़ी पैनिक वाली स्थिति हो सकती है। साथ ही इसमें बात करें तो इस घटना के साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कुछ डाटा भी सकता है वो काफ़ी मायने रखेंगे। अगर सबसे बड़े अगर ग्लोबल इकोनॉमीज के डाटा की बात करें तो चाइना की तरफ से जीडीपी का डाटा है वो चाइना से आएगा और जिस तरह का इंडियन और वैश्विक मार्केट में जो चाइना की वजह से जिस तरह की उथल पुथल देखने को मिली थी, तो चाइनीज जीडीपी का जो डाटा है वो काफ़ी मायने सब तरह रखेगा और यहाँ से अगर जीडीपी का जो डाटा चाइना से लूजेज कर जाता है तो वैश्विक की युद्ध की स्थिति में और काफ़ी और स्थिति है वो काफ़ी डरावनी स्थिति हो सकती है और एक बड़ा पैनिक है वो चाइना में भी हो सकता है। तो इसी की बात करें तो चाइनीज जीडीपी का जो डाटा है वो आपको 19 अप्रैल को इसी सप्ताह वो रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसमें इसी के साथ कुछ अन्य डाटाज भी हैं जो आपको यहाँ रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि चीन में जो मार्च जो तिमाही उसमें 5% की ग्रोथ रेट बरकरार रहने की उम्मीद जताई है और 2023 की चौथी तिमाही में अगर चीन में बात करें तो 5.2% की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज हुई थी। इसके अलावा बाजार का जो फोकस है वो यूएस में रिटेल सेल्स के डाटा पर रहेगा और वहाँ जो नौकरियों के डाटा आने वाले हैं उन पर भी बाजार की बड़ी निगाह रहेगी, जिसमें यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और जापान में मार्च की महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। तो इस पर भी बाजार की बड़ी निगाह रहने वाली है और इस युद्ध की विभीषिका के बीच अगर जो बेरोजगारी के डाटा, नौकरियों के आंकड़े और रिटेल्स और महंगाई के जो डाटा है अगर वो कहीं लूजेज हो जाते हैं, अगर पिछले महीनों की तुलना में भी कुछ हल्के हो जाते हैं, तो उससे मार्केट में एक बड़ा पैनिक की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही इसमें जो यूएस जो फेड है, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उनके जो चेयरमैन्स जो हैं उनकी कमेंट्री भी होनी है। साथ ही जो अलग अलग जो सदस्य हैं इनमें लोगोन, डेली, मेस्टर, बास्टिक और गुल्स भी, इन सभी फेड अधिकारियों की है वो कमेंट्री पर भी बाजार की नजर रहने वाली है। साथ ही बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी पर भी कुछ डाटा जो है वो रिलीज होंगे। तो इंडियन इकोनॉमी में किस तरह का माहौल देखने को मिला, तो अपने देश की स्थिति की अगर बात करें तो देश में सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो मार्केट के लिए आम चुनाव की स्थिति है। देश में चुनावी माहौल है और 19 अप्रैल से है वो देश में पहला चुनाव का मतदान का पहला चरण होगा और इस आम चुनाव में कौन सी पार्टी जो सत्ता में होगी और कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठेगी, तो ये एक मार्केट के लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन सी पार्टी है वो कौन सी पार्टी सत्ता में होगी और कौन सी पार्टी विपक्ष में होगी। मार्केट को एक स्थिर गवर्नमेंट चाहिए और मार्केट है वो स्टेबल जो गवर्नमेंट आएगी, फुल जो मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट होगी, वो मार्केट है वो काफ़ी पसंद करता है। तो उससे गवर्नमेंट जो मार्केट होगा उसमें को एक बड़ा सेंटिमेंट मिल सकता है। साथ ही ये स्थिति अगर देश की नेशनलिस्ट पार्टियों की बात करें तो उनमें मार्केट कौन सी पार्टी मेजोरिटी के बहुमत में आ सकती है, तो वो देखने वाली बात है। वो मार्केट है उसको ऑलरेडी काउंट करके चल रहा है। तो देश में आम चुनाव की जो स्थिति है उस पर भी मार्केट की काफ़ी बड़ी निगाह है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के कुछ डाटा भी सप्ताह रिलीज होंगे, जिनमें बात करें तो आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी MPC की जो बैठक अभी हाल ही में हुई है उसके मिनट्स हैं, उसके जो
मिनट्स है गवर्नर के द्वारा उसके बुलेटिन्स जारी होने हैं, तो उन पर भी मार्केट की बड़ी बात रहने वाली है। साथ ही अगर घरेलू मोर्चे पर मार्केट का है वो फोकस है वो अप्रैल के जो हफ्ते में पहली जो मौद्रिक नीति हुई थी, तो इसके जो मिनट्स हैं वो आपको 19 अप्रैल को जारी होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मार्च के लिए WPI इन्फ्लेशन से जुड़े आंकड़े हैं वो 15 अप्रैल को है वो जारी होंगे सोमवार को, और साथ ही 5 अप्रैल को समाप्त जो पकड़ा उसके लिए बैंक लोन डिपॉजिट्स ग्रोथ, और 12 अप्रैल को समाप्त हफ्ते के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आपको 19 अप्रैल को आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इंडियन GDP से जुड़े हुए कुछ डाटा चाहिए, ये भी काफी मायने हुए सप्ताह के लिए रहेंगे। साथ ही मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर है वो आते हुए देखने को मिल रहा है, वो रहेगा Q4 रिजल्ट्स, और कंपनी अपने Q4 जो वित्त वर्ष 2024 की जो अंतिम तिमाही है, मार्च तिमाही का है वो डाटा रिलीज है वो उनका सीजन है वो शुरुआत हो चुकी है। तो ये मार्केट के लिए एक बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक है वो ये रहने वाला है। तो बात करें तो इस सप्ताह है वो करीबन 63 जो कंपनियां हैं 63 कंपनियां इस सप्ताह अपने Q4 के नतीजे है वो जारी करने वाली है, जो मार्केट के लिए भी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। साथ ही अगर बात करें तो Q4 रिजल्ट्स की शुरुआत वो TCS के शानदार नतीजों से हो चुकी है। हालांकि शुक्रवार के सेशन में देखें तो मार्केट क्लोज होने के बाद TCS के नतीजे जारी हुए थे, तो TCS के नतीजों पर बाजार का क्या रिएक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन सब बाजार में है और एक पैनिक वाली स्थिति हो सकती है, उसके चलते हो सकता है कि रिजल्ट का कोई इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिले, लेकिन ये भी एक देखने वाली बात होगी TCS के जो शानदार नतीजे देखने को मिले उसे IT सेक्टर पर किस प्रकार का एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही सप्ताह अन्य कंपनी की बात करें तो IT सेक्टर की दूसरी दिग्गज कंपनी इन्फोसिस भी अपने नतीजे वो यहाँ रखने वाली है। बात करें तो पूरे इंडेक्स को सहारा देने के लिए HDFC बैंक है उसके नतीजे भी इसी सप्ताह रिलीज होंगे। HDFC बैंक के साथ HDFC लाइफ और HDFC AMC यानी H3 के रिजल्ट्स है वो इस सप्ताह जारी होने वाले हैं। HDFC बैंक, HDFC लाइफ और HDFC AMC, तो HDFC ग्रुप की तीनों कंपनियों के नतीजे आपको इसी सप्ताह देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों कंपनियों की अगर बात करें तो HDFC बैंक का एक बड़ा वेटेज इंडेक्स में देखने को मिलता है, तो पूरे नतीजे हैं वो पूरे इंडेक्स को प्रभावित करेंगे। तो इस युद्ध की विभीषिका के बीच अगर HDFC बैंक के नतीजे है वो कुछ अनुमान से अगर कमजोर देखने को मिल जाते हैं तो हो सकता है कि बाजार में एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो पूरे मार्केट की जो निगाहें वो HDFC बैंक के नतीजों पर रहने वाली है। अगर HDFC बैंक अगर लूजेज कर जाता है तो पूरे निफ्टी जो बैंक का इंडेक्स है पूरा धराशायी हो सकता है, तो इससे मार्केट में एक बड़ी गिरावट की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन HDFC बैंक के नतीजे अनुमान से काफी ठीक रहने वाले हैं। साथ ही बात करें तो ऑटो सेक्टर में इंडेक्स में की हिस्से वाली कंपनी निफ्टी 50 की कंपनी की बात करें तो बजाज ऑटो के नतीजे भी इसी सप्ताह रिलीज होंगे। विप्रो के नतीजे भी इसी सप्ताह रिलीज होने वाले हैं, और बड़ा हैवी जो मार्केट कैप रखने वाली कंपनी हालांकि इंडेक्स के अंदर नहीं है लेकिन जियो फाइनेंस है उसके नतीजे भी इसी सप्ताह को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। जो बड़े मार्केट कैप वाली जो कंपनी है वो मार्केट के सेंटीमेंट को काफी प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। साथ ही बात करेंगे तो एंजल वन के नतीजे भी इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेंगे, और आईसीआई लोमार्ट के नतीजे भी इसी सप्ताह आने वाले हैं, और टाटा ग्रुप से टाटा कम्युनिकेशन के नतीजे भी आपको इसी सप्ताह के अंतिम दिनों में आते हुए देखने को मिलेंगे, और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे भी आपको इस सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के 63 कंपनियों के नतीजे आपको इस सप्ताह के दौरान देखने को मिलेंगे जिन पर बाजार का इफेक्ट काफी होने वाला है। तो HDFC के नतीजे वो बाजार को काफी प्रभावित कर सकते हैं। सो नतीजों के लिहाज से ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस जो वैश्विक जो विभीषिका है जो मार्केट में जो कमजोर सेंटीमेंट के बीच Q4 के नतीजे हैं वो काफी मायने रखने वाले हैं। तो ये बड़ा एक ट्रिगर्ड मार्केट के लिए सप्ताह रहने वाला है। अब बात करेंगे FIs और DIs की क्या स्थिति है। तो जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध है उसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ईरान जो इजराइल पर ड्रोन अटैक उसने किए हैं, तो इस युद्ध के माहौल के बीच क्या वैश्विक जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी क्या पैनिक देखने को मिलेगा, और यदि वैश्विक इन्वेस्टर्स है वो अपना हाथ इन्वेस्टमेंट से खींच लेते हैं तो एक बड़ा फुल मार्केट में आ सकता है। लेकिन अगर कुछ स्थितियों का अगर देखें तो 12 अप्रैल के डे में भी FIs ने वो 8,000 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं DIs ने 6,000 करोड़ की परचेज यहाँ किया है। तो FIs का जो सेंटीमेंट है वो लगातार है वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर अप्रैल का सेंटीमेंट देखें, अप्रैल की स्थिति को देखें तो विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार 10,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है वो अप्रैल में कर चुके हैं। हालांकि पिछला जो सप्ताह गया है वो सप्ताह के अकॉर्डिंग ठीक ही रहा है, लेकिन अगर मंथ वाइज पूरे मंथ की स्थिति को देखेंगे, पूरे महीने की अप्रैल के हफ्ते की स्थिति को देखते हैं, दोनों अप्रैल का तीसरा वीक चलेगा, तो इसमें 10,000 करोड़ की बड़ी सेलिंग है वो FIs के द्वारा हो चुकी है। और इसी में अब जो युद्ध का जो माहौल देखने को मिल रहा है और युद्ध की स्थिति थोड़ी सी लंबी खींच जाती है, और इसमें गोल्ड प्राइसेज लगातार अगर बढ़ जाती हैं, बॉन्ड जो अमेरिका की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है अगर उसमें उछाल देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं FIs है वो क्या कर सकते हैं, इक्विटी से अपना पैसा निकाल सकते हैं, और इक्विटी मतलब से मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं और वो बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं, गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। तो उनके पास एक इक्विटी से एक शेयर मार्केट से बेहतर ऑप्शन उनके पास रहेगा। तो इस स्थिति के कारण FIs का सेंटीमेंट भी लूज होने की पूरी संभावना मार्केट में देखने को मिल सकती है, और इसके चलते मार्केट में एक बड़ी पैनिक वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन मार्केट में कितनी गिरावट होगी इसका अंदाजा है वो आपको सोमवार के डे में ही पता लग जाएगा कि मार्केट की ओपनिंग किस तरह की होती है। अगर ओपनिंग 400 पॉइंट 300-400 पॉइंट से ज़्यादा उनकी ओपनिंग होती है तो वो मार्केट के लिए काफ़ी भयावह वाली स्थिति हो सकती है। अगर 400 और 500 से अंकों की ज़्यादा की गिरावट होती है तो वहाँ एक रिकवरी वाली स्थिति का गुंजाइश कम रहेगा, फिर इंडेक्स है वो 22,000 के आसपास जाकर के टिक सकते हैं। तो एक सेंटीमेंट है वो FIs का जो सेंटीमेंट है इस सप्ताह के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। FIs का स्टैंड क्या रहेगा, सेलिंग का रहेगा या ज़्यादा हाई प्रेशर सेलिंग रहेगा, तो उस स्थिति में मार्केट है वो काफ़ी खराब स्थिति में देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर IPOs की बात करें तो इस सप्ताह कोई IPOs की दृष्टि से वो कोई यहाँ सेंटीमेंट नहीं है। इस सप्ताह कोई भी IPOs जो है वो रिलीज होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो VI वोडाफोन आइडिया का है FPO जरूर लॉन्च होगा इस सप्ताह, और एक बड़ा आइडिया का एक बड़ा FPO है वो लॉन्च इस सप्ताह होते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर बात करें तो कॉर्पोरेट एक्शंस, डिविडेंड्स, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बोनस और बायबैक जैसी कुछ न्यूज़ है वो मार्केट में भी सप्ताह देखने को मिलेंगे। अगर उसमें बात करें तो सुगम एक्सपोर्ट का राइट इशू रहेगा 15 अप्रैल को, इसकी एक्सडेट देखने को मिलेगी। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज का बोनस इश्यूज है वो 16 अप्रैल को देखने को मिलेगा। इंडियन फास्ट टेक्सटाइल, आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स में राइट इशू की शुरुआत 18 अप्रैल को देखने को मिलेगी। और सूरत वाला बिजनेस ग्रुप है उसमें भी स्टॉक स्प्लिट है वो 18 अप्रैल को इसका एक्सडेट देखने को मिलेगा। स्टॉक इंडस्ट्रीज गुजरात, टोल रूम्स और मैक्सिमम रोबोटिक्स
ना आप बुक्स का बोनस इशू है वो 19 अप्रैल को रहेगा। तो ये कुछ बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ है मार्केट में वो इस सप्ताह होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका भी मार्केट पर ही एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर फ्यूचर और ऑप्शंस के डाटा की बात करें तो फ्यूचर और ऑप्शंस का डाटा जो वो कोई ज़्यादा बड़ा मायने इस सप्ताह नहीं रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी ईरान और इजराइल युद्ध की जो स्थिति है वो उससे मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी कमजोर है। तो एक 200 से 300 अंकों की गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी इंडेक्स है वो 22,500 के आसपास है वो मंडरा रहा है। तो यहाँ स्थिति शुक्रवार के दिन भी स्थिति है यहाँ करीबन 250 अंकों की आसपास गिरावट देखने को मिली थी 230 अंकों की। तो अगर सोमवार की जो वाली स्थिति बात करें तो 200 से 300 अंकों की गैप डाउन होती है तो एक बड़ी सेलिंग यहाँ मार्केट में आ सकती है और एफआईज की स्थिति भी है वो काफ़ी नाजुक हो सकती है। तो वहाँ देखिए तो ऊपर जाने का गुंजाइश है वो सेंटिमेंट बहुत कम यहाँ बनता है और मार्केट का जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो केवल और केवल है वो 22,800 की स्थिति में हो सकता है। जब इंडेक्स 22,800 पर जब तक कि पूरे सप्ताह की बात करें तो इंडेक्स 22,800 पर जब तक नहीं आता है वहाँ 22,800 के बाद ही कोई पॉजिटिव वाली स्थिति देखने को मिल सकती है, वरना पूरी सप्ताह वो मार्केट है वो लूज ही देखने को मिलेगा। और यहाँ सपोर्ट के तौर पर देखें तो 22,300 अगर 22,300 और 22,200 के जो सपोर्ट है मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट 22,200 और 22,300 के सपोर्ट अगर मार्केट में पहले दिन सोमवार के डे अगर टूट जाते हैं तो मार्केट है वो 22,000 से नीचे भी फिसलते हुए इंडेक्स देखने को मिल सकते हैं और एक बड़ी पैनिक वाली स्थिति आ सकती है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने को मिल सकती है कि जैसे इंडेक्स है वो 300 से 400 अंक अगर शुरुआती दौर में खुलता है तो फिर डे के दौरान मार्केट में एक खरीदारी का भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि Q4 के नतीजे मार्केट के सामने हैं। तो Q4 के नतीजे और इंडियन इकोनॉमी का शानदार जो प्रदर्शन है उसके चलते कुछ मार्केट में खरीदारी भी एक बड़ी जो स्थिति होगी कि नीचे अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो उस वजह से एक स्थिति है वो म्यूचुअल फंड्स के सामने रहेगी। तो घरेलू इन्वेस्टर्स है वो एक बड़ी उस पैनिक वाली स्थिति में अगर खरीदारी करते हैं तो फिर वहाँ से है वो मार्केट रिकवरी कर सकता है, लेकिन वो रिकवरी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। उसमें रिकवरी है 100 से 150 200 अंकों की, इससे ज़्यादा रिकवरी वो मार्केट में ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। और एफआईज का रोल है वो सबसे बड़ा होने वाला है कि कल के सेशन से ही पता चलेगा कि एफआईज है वो किस तरह का कदम उठाते हैं, किस तरह का सेंटिमेंट एफआईज का देखने को मिलता है। तो मित्रों तो बात करें समराइज रूप से तो समराइज रूप से इस सप्ताह के लिए अगर देखें तो इस सप्ताह के लिए पूरे सप्ताह में नेगेटिव रोल वाली है नेगेटिव सेंटिमेंट वाली है वो जो खबरें हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। चाइनीज जीडीपी का डाटा है वो आते हुए देखने को मिलेगा और इजराइल और ईरान युद्ध की स्थिति है वो पूरे वर्ल्ड के सामने है। और साथ ही जो अमेरिका में जो महंगाई का जो डाटा बढ़ा है उसके चलते ऑलरेडी है वो मार्केट का जो सेंटिमेंट है काफ़ी कमजोर है। तो ऑल ओवर देखें तो 3 से 4 जो बड़ी जो इवेंट्स हैं वो नेगेटिव इवेंट्स के तौर पर मार्केट में इस सप्ताह रहने वाली है। केवल एक Q4 जो रिजल्ट्स है Q4 रिजल्ट्स एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट के लिए है, बाकी ऑल ओवर नेगेटिव सेंटिमेंट पूरी सप्ताह रहने वाला है। तो यहाँ नेगेटिव सेंटिमेंट्स की अगर लिहाज से देखें तो ये पूरा जो सप्ताह मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी वाली स्थिति हो सकती है। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में पूरी सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगी। तो ये सप्ताह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और जो सप्ताह के दौरान आपको काफ़ी मार्केट को समझने में मदद कर सकता है। जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर करके चलें और आप चाहें तो वीडियो को शेयर लाइक भी उसे कर सकते हैं। और लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।